नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केकेजे ओपन माइक के इस पटल पर। दोस्तों, आज है शुक्रवार और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कार्यशाला जो आधारित होती है हिंदी कविता लेखन पर और जिसमें मेरे साथ होती है कवित्री सीमा वर्णिका जी और बड़ी बारीकी से वो कविता लेखन के बारे में बताती हैं। हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं उनको बताती हैं कि किस तरह से कविता लेखन में सुधार किया जा सकता है, उसे परिष्कृत किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत करते हैं सीमा जी का मंच पर। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार, नमस्कार। और जो भी सब उपस्थित हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो जी, आज हम कैसी लोग है? फिर किसी विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए ऋचा जी क्या आदेश करती हैं। नहीं नहीं, आदेश नहीं सीमा जी, मैं तो आपके आदेश का पालन करती हूँ। आप सीमा जी, वैसे हम लोग जब बात कर रहे थे पिछले बार मुक्तक पे, मुक्तक विधा के लिए हमने एक अभ्यास कार्य भी दिया था और उसके लिए काफी मुक्तक हमारे पास लिखे हुए आए। उनमें से इस बार हमने दो मुक्तक उनका चयन किया है। उसके बारे में हम प्रोग्राम, जब हमारा कार्यक्रम समापन की ओर होगा, तब हम विजेताओं के नाम बताएंगे। तो मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ। जब हम लोग मुक्तक के बारे में बात कर रहे थे, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो था काव्यात्मक सौंदर्य। जरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए हम लोग जो रचना लिखते हैं, तो जब शब्दों को जोड़कर घटाकर एक रचना बनती है, तो जब उस रचना में हम कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, विशेष विधाओं का प्रयोग करते हैं, तब एक सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे काव्य सौंदर्य के लिए, जैसे ना एक महिला अपने को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती हैं, उसी प्रकार जो कविता है वो भी आभूषण पहनती है, धारण करती है। तो जो सौंदर्य को जो शब्द बढ़ाते हैं, वो अलंकार हो सकते हैं, रस हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रस होते हैं, जी जी वात्सल रस, जी। करुण रस, और मुहावरे हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कविता के सौंदर्य को बढ़ा देती हैं। तो जी अगर हम लोग अपने काव्य सृजन में इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे और उपयुक्त स्थान पर उचित प्रयोग करेंगे, उचित, अनुचित नहीं, उचित जी। प्रयोग करेंगे, तो उस हमारी जो रचना है उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ जाएगा। जी, जी। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हमारी कविता है, अगर हम उसे सुंदर बनाना चाहते हैं, उनके भाव को लोगों के दिल तक पहुँचाना चाहते हैं, तो हमें जो काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व हैं, उनको अपनी कविता में प्रयोग करना पड़ेगा, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और साथ ही आपने बताया रस, छंद, अलंकार। तो मैं सोचती हूँ सीमा जी, आज अलंकारों से क्यों ना शुरू किया जाए। सावन का महीना है और अलंकार तो हम स्त्रियों का सबसे प्रिय वस्तु होती है, तो अलंकारों से ही शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पावस ऋतु है, धरा भी अलंकृत हो रही है, खूबसूरत जी सृष्टि से। तो अलंकार की तो बात ही अलग है। जी अलंकार होता ही वो है, वो शब्द है जो काव्य के सौंदर्य को द्विगुणित कर दे, तो वो जी शब्द अलंकार होते हैं। अलंकार वैसे भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ ही होता है आभूषण। तो भाषा सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जी और हमारे जो साहित्यकार हुए हैं, प्रतिष्ठित रचनाकार हुए हैं, उन लोगों ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अभी हम लोग की चर्चा में आगे कई उदाहरण ऐसे सुनने को मिलेंगे कि मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है अलंकारों का प्रयोग, जिसकी वजह से उनकी रचनाओं में एक अलग ही सौंदर्य होता जी मिलता है जी हम लोगों को देखने को। जी जी। सीमा जी, अलंकारों की जब हम बात करते हैं, इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो बहुत बृहद है। जी जी हर अलंकार के अपने उप उप विभाग है, उसके उप अलंकार हैं।
तो मैं आपसे यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो ये कार्यशाला है वो हमारे नवोदित रचनाकारों के लिए है। तो आज हम अगर अलंकारों के जो मतलब विस्तृत चर्चा ना करके हम अलंकारों के बारे में बेसिक जानकारी दें ताकि लिखने में आसानी हो, तो हम इस तरह से अगर अपनी कार्यशाला करें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जब बहुत सारा कुछ इकट्ठ बहुत सारा जब कुछ किसी चीज में क्षेत्र में घुसते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों को जी ये समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग शनि शनि आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा जी समझेंगे, और सबसे बड़ी चीज जिन चीजों का ज्यादा प्रयोग होता है कविता लिखने में, अगर हम उनको जानेंगे तो हम कर पाएंगे। जी ये भी जी चीज है कि जी सबसे बड़ी प्रारंभिक ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है। विस्तृत ज्ञान तो प्रारंभिक ज्ञान के बिना संभव ही नहीं। पहले तो पहली सीढ़ी ही चढ़नी पड़ेगी, जी आखिरी जी सीढ़ी शुरुआत से नहीं चढ़ी जा सकती। तो जी शनि बिल्कुल शनि आगे आपने, बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, ताकि हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं वो अलंकारों से घबराए नहीं, बल्कि उनको उनकी दिलचस्पी बढ़े, उन्हें उनसे प्यार हो जाए अलंकारों से, हम लोग ये चाहते हैं बेसिकली। तो सीमा जी, जब हम अलंकारों की बात करते हैं तो जो हमारी कविता है उसमें अलंकारों का क्या स्थान होता है? कविता में अलंकार जो है कविता की भाषा को मनमोहक आकर्षक बना देते हैं, सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं, और इससे कविता की रोचकता बढ़ जाती है। जी अलंकार कविता का श्रृंगार है, जी और वो शब्द रूपी तत्व है। जैसे गहने पहनने से जो नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उस प्रकार अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ता है। और कविता जी उसके अलंकारों के प्रयोग से जो उसकी विषय वस्तु है वो प्रभावशाली हो जाती है। जी तो कहते हैं ना, वो जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, जो जी उसको सजाता है। तो अलंकार काव्य के नित्य धर्म है। अलंकार साधन है, साधन है। जब वो साधन, जी मतलब उनको हम उनको साधन की तरह से प्रयोग करते हैं। जब वो साधन के जगह साध्य बन जाते हैं तो वो उनका रूप विद्रूप कर देते हैं। और जो आपके अलंकार हैं वो कविता में उसकी सहायता से, जो कवि है वो सूक्ष्म और अमूर्त भावों और स्थितियों को अलंकारों की सहायता से पाठकों तक संप्रेषित करने का प्रयास करता है। और जी वो उसमें जी सफल भी होता है, क्योंकि अलंकार जो है वो भावों को और स्थितियों को सहज कर देते हैं, सुंदर कर देते हैं और सरल कर देते हैं। जी सीमा जी, और जब हम आपने बताया कि अलंकार एक सहायक तत्व है जो कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है, ऐसे में कई बार क्या होता है, हमने कई रचनाएं पढ़ी होती हैं जो हमारे नवोदित कवि हैं वो अलंकारों का कहीं पर किसी भी तरह से प्रयोग कर देते हैं, बिना ये सोचे हुए कि यहाँ पर ये अलंकार सही आएगा या नहीं आएगा, या इसका जो अर्थ है, भाव है, उतना प्रभावित करेगा या नहीं करेगा। इसके बारे में कुछ बताइए कि अलंकारों का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, सामान्यतः कथनीय वस्तु को अच्छे से अच्छे रूप में अभिव्यक्ति देने के विचार से अलंकारों का प्रयुक्त होते हैं। इनके जी द्वारा भावों को उत्कर्ष या सशक्त अनुभव कराया जाता है, उनके गुण रूप क्रिया का जो है। जी तो जो मन की सशक्त अभिव्यक्ति है वही अलंकारों का वास्तविक कारण होती है। तो हम जी जैसे हम कोई बात कहना चाहते हैं, इस बात को हम सरल शब्दों में कहेंगे, तुम कहेंगे कोई बात हम कहना चाहते हैं, अभिव्यक्ति जो मेरी है, अगर जब हम उसको अलंकारों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो वो सहज और सरल हो जाती है, रोचक हो जाती है, और रचना मनमोहक आकर्षक हो जाती है। जी तो जी लेकिन आपने जो एक बात कही कि वो उपयुक्त अनुपयुक्त हर स्थान पर प्रयोग करते हैं, नहीं, उसको जब हम उपयुक्त तरीके से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं तो जो हमारा कथन है वो असाधारण और चमत्कार पूर्ण हो जाता है, जी और शब्द और अर्थ का वैचित्र एक उत्पन्न होता है, और काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो ये जो जी काव्य की शोभा जिस धर्म से बड़ी, नित्य धर्म कहलाता है ना अलंकार, वो अलंकार होता है। लेकिन अगर हम उसको अत्यधिक प्रयोग कर देंगे, मतलब हम काव्य में अलंकार का प्रयोग ना करके अलंकार से काव्य बना देंगे,
तो वो जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि वो उबाऊ हो जाए। जी। तो उसका मतलब थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। कभी कभी किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। जी, मतलब अगर हम ये अलंकारों का बिना सोचे समझे प्रयोग करते हैं तो कविता का जो मूल भाव है वो कहीं खो जाता है। अगर हम हम्म। जी, जी। तो सीमा जी, जैसे आपने बताया कि अलंकारों को हमें सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, तो मुझे एक बात समझ में आई है कि जिस प्रकार हम जो आभूषण पहनते हैं वो हमारे सौंदर्य का सृजन नहीं करते हैं बल्कि उनका सौंदर्य बढ़ाते हैं। वैसे ही वर्धन करते अलंकार हैं। भी जी, वैसे ही अलंकार भी हमारी कविता का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसको सृजन नहीं करते हैं। ये हमको ध्यान में सृजन नहीं रखना करते चाहिए। हैं, ये जी, बात ध्यान रखनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये आपने एकदम बहुत सही बढ़िया। कहा। और एक जी, मतलब ये स्वाभाविक जो भी हम अलंकार का प्रयोग करें, वो जी, उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है काव्य का, जो एक नैसर्गिक सौंदर्य किसी भी चीज का है। जैसे हम लोग जब आभूषण धारण करते हैं, तो कान में कान का पहनते हैं और नाक में नाक का पहनते हैं, और गले में गले का आभूषण गले धारण करते हैं। ऐसा नहीं करते कि गले को कान में और कान का गले में, मतलब इसको अनुपयुक्त जगह पे नहीं करते हैं। उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग है। तो उसको जब हम स्वाभाविक रूप से प्रयोग करते हैं, तो सौंदर्य और प्रभाव दोनों वृद्धि करता है। तो जी, हम आपने जो बात की, बहुत अच्छी बात थी कि ये काव्य सृजन नहीं करता, ये काव्य में सौंदर्य वर्धन करता है। जी, मतलब जी, जो सीमा जी। अलंकार का प्रयोग है वो सौंदर्य वर्धन के लिए है, उसका हुँ, आकर्षण बढ़ाने के लिए। जैसे कि नारी है, उसका लावण्य बढ़ता है गहने पहनने से, ना जी, कि वो नारी तो वो तब भी रहती है जब वो गहने नहीं पहनती है। जी, तो जी, लावण्य जैसे बढ़ता है, वैसे ही काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। जी, मतलब जी। जो मुख्य बात ये है अलंकारों के बारे जी, जी। तो मैं जो हमारे नवोदित रचनाकार हैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सौंदर्य सृजन के लिए अलंकारों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, जबकि आप अपने जो काव्य में सौंदर्य वृद्धि के लिए अलंकारों का प्रयोग करें। अगर ये समझ के, इस बात को समझ के आप अपनी कविता लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कविता बहुत अच्छी बनेगी। जी, सीमा जी। तो सीमा जी, जब हम बात करते हैं अलंकारों की तो कई लोगों ने ये पूछा कि ध्वनि, रस, छंद, संधि, वृत्ति, गुण, रीतियों, क्या इनको भी क्या अलंकारों की श्रेणी में ला सकते हैं? इनको इनको अलंकारों, क्या आपने ध्वनि, नहीं तो उसमें ध्वनि जहां पे कोई भी वर्ण की जी, आवृत्ति होगी, जी, ध्वनि की आवृत्ति होगी, तो वो अलंकारों के प्रयोग उसमें भेदों में आएंगे, उस तरह के शब्द आएंगे। जी, लेकिन छंद और वो सारी जो चीजें हैं, वो अलग उस मतलब विधा है, और जी, अलंकार अलग है। लेकिन हाँ, जी, ये है कि उनमें भी अलंकारों का चूंकि प्रयोग होता है, तो हम अलंकारों के प्रकारों में, हम छंद में अलंकार का प्रकार, चौपाई में अलंकार का प्रयोग होता है, तो उसमें जी, अलंकार तो निकाल सकते हैं। अलंकार तो हमने बोला ना कि वो आभूषण के तरीके से, जी, अलंकार कोई विधा नहीं है, छंद जी, विधा है। जी। तो तो ये विधा तो अंतर अंतर हो गया ना। जी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अलंकार का प्रयोग हम हर विधा में कर सकते हैं, लेकिन वो अपने आप जी में जी कोई विधा नहीं है। जो हम जी लोगों को लगता है कि हाँ, अलंकारों का प्रयोग किसी भी तरह से करो और कोई भी रचना बना दो, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें बहुत समझदारी से हर एक विधा में अलंकारों का प्रयोग करना है। जी, जी 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 जी। तो सीमा जी, अब अलंकारों की जब बात आती है तो अलंकारों का हम लोग कई बार सुनते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, बहुत सारे अलंकार सुनते हैं और बहुत बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो क्यों ना हम अलंकारों का जो वर्गीकरण है वहां से अपनी बात शुरू करें? जी जी। देखिए, वैसे तो अलंकार जो है वो प्रमुख रूप से तीन उनके भेद माने गए हैं। एक शब्द जी, अलंकार हो गया, अर्थ अलंकार हो गया, एक उभय जी, अलंकार होता है। शब्द जी, अलंकार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जहां शब्द विशेष के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, तो वो शब्द अलंकार होते हैं।
इसी तरह जी अर्थालंकार होते हैं, और जो उभया होते हैं अर्थालंकार में, जहाँ पे अर्थ पे आधारित होते हैं अलंकार जो, जी और जो उभय अलंकार होते हैं वो शब्दालंकार और अर्थालंकार के बीच की स्थिति होती है, जिसमें दोनों तरह का प्रयोग होता है मिश्रित, जी तो वो उभय अलंकार होते हैं। और जो प्रमुख रूप से जो हमारी कविता में जिनका प्रयोग होता है वो शब्द अलंकार होते हैं। जी अर्थ अलंकार का भी होता है, उपमा उपमेय वगैरह, लेकिन मुख्य रूप से शब्द अलंकारों का हम लोग प्रयोग अधिक करते हैं। और शब्द अलंकार में जैसे अनुप्रास हो गया, आपका यमक हो गया, श्लेष हो गया, और भी होते हैं। मतलब शब्द अलंकार के तो वैसे 7 भेद होते हैं। पुनरुक्ति जी पुनरुक्ति प्रकाश होता है, पुनरुक्ति वादाभास होता है, वक्रोक्ति होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष, जी इन तीनों को, बल्कि आपको अच्छे से याद होगा कि हम लोग बहुत छोटे क्लासों से अनुप्रास और यमक श्लेष पढ़ते चले आ जी रहे हैं। तो हाई स्कूल, इंटर, इन सब क्लासों में यही मुख्यतः पढ़ाए जाते हैं। जी तो ये तो हमें लगता है कि सभी थोड़ा थोड़ा उनसे परिचित होंगे। जी मतलब हम लोग अगर बात करें शब्दालंकार की, जो शब्द पर आधारित होते हैं, जो शब्द हम अपने कविता में प्रयोग कर रहे हैं, या जो वर्ण कविता में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आते हैं शब्दालंकार में। तो आज मैं आपसे चाहूंगी सीमा जी, हम शब्दालंकार पर ही बात करें, जी जी। उनके भेद और उनके बारे में। तो पहला अलंकार आप कौन सा ले रही है शब्दालंकार का? देखिए, शब्द अलंकार के तो बताया मैंने, कई भेद होते हैं, लेकिन हम लोग मुख्यतः जो प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अनुप्रास पे बात करते हैं। जी अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तब जो चमत्कारिक सौंदर्य उत्पन्न होता है वो अनुप्रास अलंकार है। तो जी जैसे बहुत एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत छोटे क्लासों में पढ़ा था, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो इसमें जी देखिए, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, ता वर्ण का आवृत्ति बार बार हो रही है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, सम्मिता आया। तो जी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, और लेकिन इससे देखिए बोलने में कितना सुंदर लग रहा है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर। तो ये जो सौंदर्य एक वर्ण की आवृत्ति से उत्पन्न हुआ, चमत्कारिक सौंदर्य, ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत इस तरह का उदाहरण आता है। जी बल्कि एक और भी है, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। क्या बात, इसमें क्या देखिए, बात। लाली, ला का ला जो वर्ड है, इसका बार बार आवृत्ति हो रही है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। तो लाली लाल लाल, तो ये फिर लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। तो इसमें ला वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार ला वर्ण जी प्रयोग जी किया गया है, तो ये जी अनुप्रास जी है। और भी सीमा जी, बहुत सारे अभी आपने पढ़े होंगे। जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी सीमा जी। जैसे आपने दो उदाहरण अभी हमें दिए, एक था कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें तौ की आवृत्ति एक साथ हो रही है। लेकिन आपने जो दूसरा हमारा उदाहरण लिया, लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, तो इसमें एक साथ नहीं हो रही है लौ वर्ण की जो आवृत्ति है। तो फिर ये कैसे अनुप्रास अलंकार हम इसको कह सकते हैं? नहीं, ये इसमें उसमें वो पंक्ति जो उसकी कविता की जो पंक्ति पूरी हो रही है, उसमें ला की आवृत्ति कई बार हुई है, तो जी वो अनुप्रास के ही अंतर्गत आएगी। देखिए, जी अनुप्रास के अंतर्गत ना, जैसे उदाहरण ले लीजिए, बंधव गुरुपद परंपरागत, तो इसमें एक या दो बार आवृत्ति हुई है केवल, है। और ये जैसे आपका एग्जाम्पल है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये चंचल। तो बहुत ही जी चर्चित हाँ लाइन पंक्ति है। जी तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, जैसे अभी हमने तरनी तनुजा बताया था, या रघुपति राघव राजा राम, सभी कोई हाँ, जानता है, तो रा की आवृत्ति हो रही है बार बार। या अभी जी हमने तरनी तनुजा बताया, तटतमाल, ये भी इसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसी जी तरह आता है, इधर चतुर ने जाल बिछाया, उधर पक्षियों ने फल तोड़े। अब देखिए, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है।
क्योंकि जी एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की सामान्यता दिखाई दे रही है। इधर जी चतुर ने डाल बजाय उधर, तो इधर उधर वो एक ही स्थान से दो समानता वाले वर्ण का प्रयोग हो रहा है, ये भी है। जी अब इस तरह से एक और आपको उदाहरण अनुप्रास का बताते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये तो सभी ने हनुमान चालीसा में सुना ही हुआ है, पढ़ा जी हुआ है। जी जी जय कपीश तिहु लोक उजागर, इसमें क्या होता है, प्रथम पद के अंतिम शब्द और द्वितीय पद के अंतिम शब्द जब एक दूसरे से मिलते जुलते हो और इनमें समानता हो, तो ये भी अनुप्रास अलंकार ही होते हैं। ये अनुप्रास अनुप्रास के, अभी हम लोग अगर कभी अनुप्रास अलंकार को अकेले लेंगे तब चर्चा करेंगे, जी उसके भी भेद हैं कई, है ना। तो जी ये जी जी उसमें है। तो ये उसमें सागर था, इसमें उजागर था। तो आपने जैसे जी बोला ना कि एक आपने अंतर बोला कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, इस तरह से तो अनुप्रास अलंकार कई तरीके से उसमें होता है, वो हमको थोड़ा उसको जानना पड़ेगा कि अब जैसे इसमें हमने बोला कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यह सागर था। जय कपीश त्यों लोक उजागर, तो उजागर। जी तो सागर और उजागर दोनों जो है अंतिम शब्द मिलते जुलते, तो ये भी अनुप्रास का ही उदाहरण है। जी इसी तरह अ, एक आपने बहुत ज्यादा चर्चित है, पूत कपूत, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, सुना होगा। हाँ जी पूत कपूत तो काधन संचय, संचय तो इसमें भी देखिए पूत सपूत और पूत कपूत, धन संचय धन संचय, ये सब जो शब्दों की आवृत्ति हो रही, ये भी जो आपके मतलब इसमें भी ये भी अनुप्रास के ही प्रकार में आता जी तो सीमा जी अभी मतलब मैं आज तक बिल्कुल अनुप्रास अलंकार मतलब वर्णों की आवृत्ति के तक ही सीमित थी। आज आपने ये स्पष्ट कर दिया कि अनुप्रास अलंकार के और भी भेद हैं और उनका प्रयोग हमारी जब रचना में होता है तो उनको भी हम अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही लाते हैं। और ये मुझे बिल्कुल लगता बिल्कुल। है अनुप्रास अलंकार के लिए हमें एक अलग से कार्यशाला लेनी पड़ेगी क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के अपने भेद है और अपने जी भेद में उसमें छोटा छोटा सा एक सूक्ष्म सा अंतर होता जाता है और उसका वो प्रकार बदलता चला जाता है। तो जी जी अनुप्रास अलंकार स्वयं में एक काफी बड़ा विषय है। तो जी फिर कभी चर्चा जब करिएगा तब उस विषय पे बात करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल सीमा जी हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज की हमारी कार्यशाला बेसिकली जो नवोदित रचनाकार हैं उनके लिए है तो हम चाहते हैं उनको कम से कम बेसिक ज्ञान हो जाए फिर हम आगे बढ़े क्योंकि मेरी तरह वो भी अभी तक वर्ण आवृत्ति पर ही अनुप्रास अलंकार सोचते होंगे तो मैं सीमा जी पता है मैं अभी कुछ दिन पहले एक पंक्ति पढ़ रही थी तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार बोला था और मुझे समझ नहीं आया था वो मैं आपको सुनाती हूँ। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कस में सप्रीत। तो इसमें तो भी उसमें देखिए, अनुप्रास अब तो आपको जी स्पष्ट ही हो गया होगा कि उसमें वाक्य आवृत्ति हो रही है, बाद में जी वो काकी आवृत्ति हो रही है। जी तो ये तो छोटी छोटी जो बारीकियां हैं वो मुझे लगता है अब हमारे जो दर्शक हैं उन्हें समझ में आ गई होगी और अनुप्रास अलंकार भी उन्हें समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकता है। सीमा जी उसका बिल्कुल सही जवाब देंगी, बारीकी से बताएंगी और हम आज जो अनुप्रास अलंकार की ये कार्यशाला है उससे जितने भी नए नवोदित हमारे रचनाकार हैं वो इस बात को स्पष्ट कर लेंगे कि केवल वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास अलंकार नहीं होती है, उसके और भी कई भेद हैं। जी तो सीमा जी ये अब तो था देखिए अब अनुप्रास। हाँ हाँ, ये तो अनुप्रास था। अब अगर हम अगले अलंकार को, शब्द अलंकार के अगले अलंकार को लेते हैं तो यमक जी अलंकार है। जी अभी तक हम लोग वर्णों की आवृत्ति की बात कर रहे थे जी और जिसमें समान शब्दों में समान शब्द अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, वो यमक अलंकार होते हैं। मतलब जी समान शब्द होता है और अलग अलग अर्थों में उसकी आवृत्ति हो रही है, तो जी एक शब्द जितनी बार आए और अलग अर्थ दे तो वो यमक अलंकार। जैसे वो कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाए, मादकता अधिका या है। खाए बोराए नर या पाए बोराए,
बोलो। तो देखिए, कनक कनक तय सौगनी, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो मादकता अधिकाय, कहते हैं ना, पैसा बहुत आ जाता है तो भी आदमी को मादकता आ जाती है, वही नशा, पैसे का नशा। और चाहे वो आपका धतूरा जो होता है वो नशीला फल है। तो उन्होंने कितना सुंदर प्रयोग है, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो खाने से भी जी, बौराता है, पाने से भी बौराता है। पाने तो से भी इसमें बौर कनक आता है। शब्द का 2 बार प्रयोग है। ऐसी जी, आपको एक और एग्जाम्पल बहुत मतलब इसको स्पष्ट करने के लिए बताएंगे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का तन फेर, मन का फेर। कर का मन का डारी रे, मन का फेर। इसमें कितना सुंदर प्रयोग है। माला फेरत जुग भया, माला फेरते हुए जुग भी, फिरा न मन का फेर, पहली बार मन का फेर जो लिया उन्होंने, जो जी, आपके मन से, हृदय से, मन में जो विकृतियां वो नहीं गई। माला जपते रहे, लोग पूजा नहीं करते, माला जपते रहते। फिर कर का मन का डार दे, फिर उन्होंने मन का मोती से लिया है कि आप उसको हटा दें। मन का फेर, जो मन में जो विकृतियां पहले उनको फेरो, उन जी, मन का फेर। कितना सुंदर प्रयोग है मनका का। उन्होंने कितने अच्छे तरह मनका का 3 या 4 बार प्रयोग किया। यमक अलंकार का बहुत सुंदर। एक और जी, एग्जाम्पल है, वो भी बहुत चर्चित है। हिंदी वाले तो बहुत पढ़े होंगे, हम लोगों ने भी सुना है काफी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, अनुमाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती, रहती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। खाती है। भूकन शिथिल अंग, भूकन शिथिल अंग, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती। उसमें वही ना, ऊंचे घोर मंदिर मतलब महलों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर में मतलब मंदिर, पहाड़ों के ऊपर जो मंदिर है उसमें रहती है। वो जो 3 बार खाती थी, वो मतलब दिन में 3 बार खाती थी, वो 3 बेर खाती, वो 3 बेर खाती थी ते वे 3 बेर खाती। मतलब शब्दों जी, का इतना सुंदर प्रयोग। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, कहे कैबी बेनी, बेनी बयाल की चुराई लेनी, रति रति सोमा सब रति के शरीर की। तो उसमें इन्होंने कहा, कहे कभी बेनी, तो एक तो बेनी कवि के ही नाम हो गया। कभी। जी, फिर बेनी बयाल की चुराई लेनी, अब दूसरा बेनी बयाल की चुराई लेनी में, उसमें वो चोटी के अर्थ में बेनी आ गया। अब रति जी, रति शोभा सब, अब रति रति मतलब यहाँ जरासी है, रत्ती रत्ती से वो उन्होंने, जैसे भाषा वो होता है ना, देशज भाषा, जी, अभ्रंश जी, वगैरह जी, होती है। रति जी, रति मतलब जरा जरासी, और रति सब रति के शरीर की। मतलब उन्होंने कहा रति के शरीर की रत्ती रत्ती शोभा उन्होंने चुरा शोभा। ली। तो रति रति जरासी, और रति कामदेव की पत्नी जो रति थी, जी, परम सौंदर्य, परम स- सुंदरी जो कहलाती रति। तो जी, मतलब ये सब आपके यमक अलंकार के हमने इतने उदाहरण बताए। हमें लगता है कि जी, शायद यमक अलंकार समझ में लोगों को आया होगा। बिल्कुल अगर समझ में कुछ आ गया होगा, और मुझे तो बहुत अच्छी तरह आ गया सीमा जी। और मुझे एक उदाहरण भी याद आ गया। खग कुल 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 सा बोल रहा। इसमें हम्म। खग कुल मतलब खग समूह, पक्षियों का फल का समूह, कुल कुल समुदाय, हाँ। करो। हाँ, तो और वो कुल मुझे अभी आवाज समझ का क्योंकि स्वर हम का तो जन, ऐसे ही ये वो पढ़ते बहुत थे। सुंदर है। यमक यमक अलंकार पढ़िए या अनुप्रास पढ़िए तो लगता है ना कि उस कितना खूबसूरत प्रयोग है। अगर ये जी, प्रयोग करने लगे तो रचना का सौंदर्य कितने गुना बढ़ जाएगा। सच में मैं अभी जो आपसे मैंने अनुप्रास सीखा और जो यमक सीखा, जो मैं ऐसी बोल देती थी कि खग कुल 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 सा बोल रहा, मतलब वो एक लगता था कि ऐसे ही लिख दिया है हमारे महान कवि ने। अब समझ में आया कि उसका कितना गूढ़ अर्थ है, कितनी गहराई है उन शब्दों में। जी, सीमा जी आगे चलते हैं। एक और है शब्दालंकार में जो हम बहुत अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, यहाँ पे क्या होता है, जब एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां शब्द श्लेष होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। अब जैसे इसका बहुत चर्चित उदाहरण है,
रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब पानी सूनी, सब सो। पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। तो इसमें देखिए रहीमन पानी राखिए, इसमें पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में आया है कि इसका अर्थ है कि जैसे पानी का जो गुण धर्म होता है, स्वभाव होता है, शीतलता, नरमी, पानी कोमल उसमें माना जाता है ना, तो उस जी प्रकार मनुष्य को अपना स्वभाव स्वभाव जो है विनम्र रखना चाहिए। रहीमन जी। पानी रखिए मतलब अपने स्वभाव में विनम्रता रखिए। और जी देखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष। पानी का दूसरा अर्थ आया है तेज, चमक, आभा से। और तीसरा अर्थ आया है जल से, पानी गए न उबरे। तो देखिए मोती मानुषून, उन्होंने मनुष्य के लिए तो पानी विनम्रता के लिए कहा, मोती के लिए आभा चमक के लिए कहा, और जो जी। चून, चाहे मतलब चून मतलब समझ लीजिए चूना या आटा, मतलब जो भी आपकी हाँ जी। पाउडर जैसी चीजें होती हैं जिनको, जिनका पानी के बिना अस्तित्व नहीं, जिनको पानी से घोला जाता है, तो वो कहते हैं ना जी पानी गए ना उबरे, मतलब पानी के बिना इन सबका कोई भी अस्तित्व नहीं। तो जी ये इसमें देखिए, इसमें एक ही पानी वाले शब्द को कितने खूबसूरत तरीके से अलग अलग प्रयोग किया गया है, अलग अलग अर्थों जी। में। तो इसी तरह से एक ये देखिए, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आपको बताते हैं। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चिंता। चितवन चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। अब देखिए तीन कैरेक्टर हैं इसमें, तीन चरित्र, कवि, व्यभिचारी और चोर। चोर। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, मतलब वो पैर रख रहा है उसके चारों तरफ, उस तलाश रहा है। जी सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्यवहारिक चोर। जी। तो इसमें सुवरन जो है कवि के लिए क्या है, अच्छे शब्दों के लिए है। कवि जो है सुवरन, तो ये सामान्य भाषा में लिखा गया है। सुवर्ण से मतलब है, वर्ण जो है जी शब्द, अच्छे शब्दों को कवि ढूंढ रहा है अपने लिए, जी रचना जी करने के लिए। व्यभिचारी जो है वो सुवर्ण मतलब वो वर्ण रंग रूप से है, वो अच्छे रंग रूप को ढूंढ रहा है। और जो चोर है वो सुवर्ण मतलब सोने को ढूंढ रहा है। कवि ने एक सुवर्ण को एक जगह प्रयोग किया, उसके तीन अर्थ बता दिए। तो एक हो गया अच्छे शब्दों से, सुंदर शब्दों को, दूसरा हो गया अच्छे रंग रूप का, और तीसरा हो गया सोने का। सोने का। तो इस तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द को श्लेष अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, सोए। बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। फिर होई। तो वही है कि उन्होंने जैसे बोला, जैसे दीप होता है जी तो वो जब बढ़ता है, जब बढ़ता, उसमें बढ़ने का मतलब, बाड़े का मतलब होता है शायद बंद होने से एकदम होता है। बंद। जब बारे मतलब जी जलता है तो रोशनी करता है, और जब बढ़ जी। जाता है, बढ़ने का मतलब बुझ जाता है, तो वो अंधेरा कर देता है। उसी अंधेरा तरह करता मतलब है। उन्होंने कहा कि हाँ, उसी तरह जो सुपुत्र है और अपना पूत है, वो भी है, अगर वो प्रगति करता है तो कुल का रोशन होता है। नाम। और हाँ जी। अगर वो, हाँ, अगर कुल का नाश करता है तो कुल की दुर्गति होती है। तो ये उसका, तो ये लेश अलंकार था। तो तो हमें लगता है ये अभी भी समझ में आना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सीमा जी, क्योंकि मुझे जो समझ में आया वो एक बार मैं उसकी पुनरावृत्ति कर लूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर कुछ कहीं पर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा तो मैं आपसे इसमें पूछ लूंगी। पहले आपने बताया कि अलंकारों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, मुख्य रूप से दो अलंकार होते हैं। उभय अलंकार जो है वो थोड़ा हम अभी अलग रख के चलते हैं। जो शब्द अलंकार होते हैं उसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों पर अलंकार हम लोग देखते हैं। जबकि अर्थ अलंकार जो होते हैं उनके अर्थ से हम अलंकार बनाते हैं, अर्थ से अलंकार लेते हैं। अब आपने बताया कि शब्द अलंकार के भी तीन भेद हैं। एक है अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति मुख्य मतलब सामान्य तौर से वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन इसके भी अपवाद है। वो हम अलग अलग जो अनुप्रास अलंकार के भेद है उसके अनुसार वो अपवाद हम देख सकते हैं। जैसे आपने बताया चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें चौ
वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, और दूसरी जगह आपने बताया लाली मेरे लाल की जिद देखूं उदलाल, इसमें लाली है। वो उनकी वर्ण की आवृत्ति तो नहीं है, लेकिन एक पंक्ति में वही शब्द आ रहे हैं, वही वर्ण आ रहा है, तो वो भी अनुप्रास की ही श्रेणी में रखा जाएगा। अब अगला आपने बताया यमक अलंकार। यमक अलंकार ऐसा है कि जो एक शब्द है उसके कई अर्थ होते हैं, जो कवि अपनी रचना में उस एक शब्द का प्रयोग करके, मतलब उनकी आवृत्ति करके अलग अलग तरह के भाव प्रकट करता है। जैसे आपने बताया कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। अब हमारा जो अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में अर्थ जो है, जो अर्थ है वो एक शब्द से चिपका रहता है, मतलब एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। तो अब ये जब तीनों अलंकार आपने बताए सीमा जी, तो मैं जो समझ पाई हूं कि इनमें हमें पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द या समानार्थी शब्द, इनमें से किस चीज का ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, किस अलंकार को जब हम किसी भी अलंकार को जब हम लिखने बैठते हैं तो किस चीज पर हमने ज्यादा जोर देना चाहिए, या किस चीज का शब्द भंडार हमने बढ़ाना चाहिए? देखिए, अनेकार्थी शब्द तो हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जी जब हमको एक शब्द के अनेक अर्थ पता होंगे तभी हम उनका सही प्रयोग कर पाएंगे। इसके जी अलावा पर्यायवाची भी पता होने जरूरी है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण लिया था तरनी तनुजा तट तमा तरवर फल पहुंचाए, तो इसमें जब हमको ता की आवृत्ति हमने वर्ण की है, तो अगर हमको पर्यायवाची नहीं पता होंगे तो हम उस शब्द, उस वर्ण का आवृत्ति करने के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा उसका चयन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पर्यायवाची भी शब्दों की आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द लगभग करीब करीब एक ही से होते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। कभी कभी क्या होता है कि समानार्थी शब्द होते हैं, वो उनका भाव अलग हो जाता है। जी शब्द का अर्थ एक सा होता है, लेकिन उसका जो भावार्थ होता है वो अलग होता है। तो एक हम इस मतलब इस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है वो बात, लेकिन हम फिर भी कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य यहाँ पे नवोदित रचनाकारों को का मार्गदर्शन करना है, सही दिशा देना है। ये बात हम बार बार कहते हैं और फिर कहेंगे कि शब्द शक्ति अपनी अवश्य बढ़ाएं, और काव्य सृजन करते समय शब्दार्थ से ज्यादा भावार्थ पे ध्यान दें। जी आप समझ, ये बात, मेरा एक छोटा सा अंतर है इस बात में, शब्दार्थ से ज्यादा भावार्थ पे ध्यान दें। हम जिस भाव में अपनी बात कह रहे हैं, हमारा जो शब्द का भावार्थ भी उसी तरह का होना चाहिए, तब हम उस शब्द का प्रयोग वहां करें। कभी जी कभी शब्द का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, लेकिन उसका भावार्थ अलग होता है। अलग हो। तो जब हम लोगों को कोई छोटे क्लासों में ये भी अभ्यास कराया जाता है कि एक उन्होंने कोई दोहा दे दिया और कहा उसका भावार्थ लिखिए, वो क्या भाव प्रकट कर रहा है हमको वो लिखना होता है, हमको शब्दार्थ नहीं लिखना होता है, उसका जी भावार्थ लिखना होता है, क्या भाव उससे निकल रहा है वो बताना होता है। तो इसी तरह से काव्य सृजन में भी शब्दार्थ तो जरूरी है, आप वो जाने, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है भावार्थ। तो जी इसलिए भावों का प्रयोग अवश्य करें, जी मतलब सीमा जी भाव को अक्सर, देखते हुए शब्द का प्रयोग करें। जी सीमा जी अक्सर ये देखने में आता है, जो हमारे नवोदित रचनाकार हैं, अगर हम उनको कोई भी रचना दे देते हैं, वो पर्यायवाची शब्द उठा के अपनी रचना में उनका हम्म। प्रयोग करने लगते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कई बार कि जो पर्यायवाची शब्द है वो शब्दों की प्रतिछाया होते हैं, उसका जो एक सटीक अर्थ है वो नहीं बनाते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि वो प्रयोग कैसे करें पर्यायवाची शब्दों को? देखिए, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग आप दो वजह से लोग करते हैं। तो तुकांत की वजह से करते हैं, दूसरे कुछ लोगों को लगता है कि हम पर्यायवाची शब्द घुसा देंगे तो मेरी रचना बहुत उत्कृष्ट हो जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, उसमें जो है वो वैसे शब्द होंगे थोड़े मतलब ज्यादा स्तरीय शब्द होंगे तो हमारी क्लिष्ट। रचना और उत्कृष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस भाव में अपनी रचना लिख रहे हैं
तो जी पर्यायवाची आपको उसी भाव का, अगर हमारा एक बोलचाल का शब्द, साधारण शब्द उस बात को अच्छे से कह पा रहा है, तो हमारा जो है वो प्राथमिकता ये होनी चाहिए, हम उस शब्द का प्रयोग करें, ना कि जी हम उसका पर्यायवाची कुछ अच्छा सा ले लें, लेकिन वो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दे, तो वो अनुचित प्रयोग होगा। जी। ये हमें ध्यान देना है कि जो पर्यायवाची शब्द हैं वो एक प्रतिछाया मात्र है, और जब हम अलंकारों में या कहीं भी उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि छाया या प्रतिछाया तो प्रतिछाया है, और जो वास्तविक है वो वास्तविक है। वो वास्तविक इस है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। जी जी सीमा जी, तो ये एक थी। दूसरा, हमको कई बार लगता है कि जैसे हम नुक्ता या फिर ऐसे होते हैं, कई बार हम उर्दू के कोई शब्द या अरबी शब्द अपनी रचनाओं में करते हैं, तो उनका कितना महत्व है कि जो हम देख करते हैं। देखिए, हिंदी रचना लिख रहे हैं तो प्रयास ये करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे शब्द उर्दू के, या मतलब उर्दू के ही विशेष रूप से बहुत सारे शब्द बोलचाल में हिंदी भाषा में इतने ज्यादा मिल गए हैं कि हिंदी का जी शब्द उसका थोड़ा कम प्रचलित है, और उर्दू का शब्द ज्यादा प्रचलन में। तो जी देखिए, उतन वो उर्दू के शब्द जो बोलचाल की भाषा में आ गए हैं, तो वो तो हिंदी के समकक्षी हो गए हैं, भाषा के जी समकक्ष हो गए, हिंदी के नहीं कहना चाहिए, भाषा के, बोलचाल की भाषा के समकक्ष हो गए। लेकिन जो जी आपने नुक्ता और उसकी बात कही, तो उर्दू में हम जैसे कभी कभी कुछ शब्दों को देखते हैं, उनके अर्थ देखते, तो हम देखते हैं उनके नुक्ता का जगह परिवर्तित हो जाने से उसका अर्थ बदल जाता है। जी इसलिए जब भी उर्दू के शब्दों का प्रयोग करें, बहुत ध्यान से उसको, अच्छे से उसका अर्थ पता करके, उसके नुक्ता कहाँ रखा जाना है, उसका समुचित प्रयोग करें। क्योंकि जी मैंने बहुत, पता है मुझको, बहुत वो शब्द याद नहीं है, लेकिन वो कोई शब्द ऐसा था कि उसमें पहले शब्द की जगह दूसरे शब्द पे नुक्ता रख देने पे वो पूरा अर्थ ही बदल जा रहा। जी जी तो इस सीमा तरह से आप, हाँ, अर्थ ये पता चला, आप लिखना तो कुछ और चाह रहे थे, लिख कुछ और गया। तो जी क्योंकि आप जब उर्दू में कोई लिखेंगे, तो उसको जब कोई उर्दू का जानकार पढ़ेगा, तो वो आपकी रचना फिर उसके सामने बहुत, मतलब अस्तरीय हो जाएगी, तो उसका स्तर बहुत गिर जाएगा। तो इसलिए भाषा प्रयोग, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, भाषा प्रयोग। जी, लगता है सीमा जी का कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आया है। सीमा जी हमसे जुड़ गई हैं फिर से। जी, तो सीमा जी बहुत अच्छी बात बता रही थी, जब हम अपने उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं, अलंकारों में जो शब्दों का चयन करते हैं, उसके बारे में हमने बहुत सोच समझ कर उनका चयन करना है। सीमा जी, आपकी बात से मुझे वो नुक्ता वाली बात से एक बात याद आई, क्योंकि क्या होता है जब हम कई बार रचनाएं पढ़ते हैं तो कई नवोदित जो रचनाकार हैं वो अगर हमने दिया चलिए आप यमक अलंकार पर लिखिए या आप अनुप्रास अलंकार पर लिखिए, तो वो शब्द ढूंढ ढूंढ के उसमें अपनी रचना में प्रयोग कर देते हैं, चाहे वो उर्दू का है, किसी चीज का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी एक शब्द एक किसी रचना में मैंने पढ़ा था, जरा और जरा, एक में नुक्ता है हम्म। एक में नहीं है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब जो हमारे नए रचनाकार हैं, एक इसको अगर यमक अलंकार में प्रयोग करते हैं तो उसका बिल्कुल अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है। जो आपसे मैंने नुक्ता वाली बात पूछी थी, वो एक हमारा मतलब मेरा हम्म। व्यक्तिगत अनुभव है, उसके आधार पर मैंने आपसे जानना चाहा। जी, तो नहीं तो ये देखिए, ये तो फिर से हम यही कहेंगे कि कुछ शब्दों का प्रयोग करते, कभी कभी आप नुक्ता की बात करें, वो अनुसार और उसका आपने देखा होगा, वो भी गलत स्थान पे जी लगा देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जी मात्रा बदल जाती है। जी। और जैसे आपने अभी बहुत सारे जैसे आपने बताया, एक जब कृष्ण राधिका से मिलने पहुंचते हैं तो को तुम घनश्याम में, तो बरसन कितने जात, मतलब वो राधिका उनसे कहती है अगर तुम घनश्याम हो तो तुम बरसने क्यों नहीं जाते हो। जबकि घनश्याम के यहाँ पर दो अर्थ है, एक कृष्ण और एक काले मेघ।
तो ये चीज हमें अपनी रचनाओं में बहुत ध्यान रखनी है। इस तरह से थोड़े से एक आध आप उदाहरण बता दीजिए सीमा जी। तो जैसे मतलब इस तरह की जो रचनाओं में है, जो सुंदर शब्दों का प्रयोग है, कि आपने जो ये बताई लाइन, ये तो बहुत मतलब हम लोगों ने पढ़ी है ये, कि तुम अगर जी। घनश्याम हो तो जाओ, वो बार बार उनको अब बता रहे हैं कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, तो वो बार बार उसी तरह से उसका वो करते जा रहे हैं, वो उसका शाब्दिक अर्थ निकालते जा रहे हैं और उसको हाँ जी। बोलते जा रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स तो ऐसे ऐसे कुछ बहुत याद नहीं है मुझको, लेकिन ये है कि मतलब शब्दों का ये है कि जो पर्यायवाची होते हैं या हमारे उनके जो संयुक्त शब्द बनते हैं, उनके जो अर्थ होते हैं, तो हमको उस अर्थ का प्रयोग देखते हुए ही अपनी रचना में उनको प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए। हम्म। जी, अभी मैंने जब आपको ये पंक्ति मैंने बोली तो मैं अपने यही सोच रही थी कि कितनी खूबसूरत बात उन्होंने, मतलब नोक-झोंक सब कुछ एक पंक्ति में उन्होंने बता दी कि भई राधिका और कृष्ण के बीच में नोक-झोंक है, और बड़े व्यावहारिक तरीके से कृष्ण अपना परिचय देते हैं और राधिका उनको छेड़ती है और उनके। हमारे जी, साहित्य में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण हैं इन चीजों के। जी, बस ये अच्छा, मेरा ये भी कहना है कि साहित्य आपको नए लिखने वालों को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ने से जी, आपके अंदर भाव, विचार और शब्द प्रयोग, शब्द शक्ति सभी कुछ बढ़ेगा। थोड़ा जी, वक्त अध्ययन में बीते। जी, जी, जी। तो आज सीमा जी आपने जो ये बताई अलंकारों के बारे में बात, इसके अलावा अलंकारों के प्रयोग के बारे में आप कुछ और हमको बताना चाहती हैं या कुछ और बिंदुओं पर आप बात करना चाहती हैं तो जरूर बता दीजिए, क्योंकि आप अनुभवी हैं और हमारे जो नए रचनाकार हैं, नए कलमकार हैं, उनको उसमें बहुत सहायता मिलेगी। देखिए, अलंकार जो है, हम जो बात कहते हैं, जो हमारी भावाव्यक्ति होती है, अलंकारों का प्रयोग उसको सशक्त करता है। जो हमारा जी, कहन है तो कहन पे जो काव्य गुणों की महत्ता होती है, उसको जो है वो अलंकार बढ़ा देते हैं। जी, जो कहन का मतलब जो हम कहना चाहते हैं है, तो काव्य सौंदर्य और प्रभाव में वृद्धि होती है। तो हम लोगों को जो अलंकार का प्रयोग है, वो उसको स्वाभाविक तरीके से करना चाहिए। हमको जी, जबरदस्ती अलंकार पकड़कर अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि हम जी, एक कहे नहीं आज तो हम यमक का करके ही रहेंगे प्रयोग। लेकिन हमको यमक का करना है तो हमको अपनी रचना में उस शब्द का पहले अर्थ, भाव सब अपने दिमाग में रखना होगा, उसके बाद हम उसका जी, प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। जी, जी। कि तो मतलब सीमा ये, जी। हाँ मतलब उसको जैसे हमको ना उसको साधन, साध्य बना के नहीं प्रयोग करना है, उसको एक साधन मान साधन। के चलना है। जी। तो ये थी सीमा जी हमारी शब्दालंकार पे एक चर्चा, जिसमें हमने जो बेसिक नियम थे अलंकार के, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार के, उस पे आज चर्चा की। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को ये पसंद आई होगी और जरूर उनकी आगे जो रचना करेंगे उसमें ये सहायक रहेगी। तो आज हमने शब्दालंकारों पे चर्चा की। तो सीमा जी हमने पिछले बार एक अभ्यास कार्य दिया था, जिसमें दिया था कि 24 मात्रा लेके मुक्तक लिखना था। हमारे पास वैसे तो कई मुक्तक आए, लेकिन हमने उनमें से दो मुक्तक का चयन किया। मैं आपके साथ वही पढ़ना चाहती हूँ। पहला मुक्तक वो पढ़ूंगी जो आज की हमारी परिचर्चा को सार्थक करता है। उसमें अलंकार का प्रयोग बहुत ही, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, और उसकी रचयिता है कवित्री निभा राजीव निर्वी। उनका जो मुक्तक है वो मैं पढ़ती हूँ। महक मधुर मन मोहती, कली कुसुम कचनार, व्याकुल बनीता वारती, पुलक पिया पर प्यार, संग सहेली साथ सब,
बिसरी बीती बात, उदित उमंग उल्लास उर, आनंदित आगार। इसके बारे में कुछ कहिए। बहुत सुंदर इन्होंने सृजन किया है। और इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग भी हुआ है। तो जी ये है कि हाँ, वो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जी इस देख के इसी तरह से हमें लगता है हमारे नवोदित रचनाकारों को भी प्रयास करना चाहिए लिखने जी। का। नहीं, और अच्छा है देखिए, इस जी देखिए सीमा जी, अनुप्रास अलंकार का जो उन्होंने प्रयोग किया अपनी रचना में, कितनी सुंदर उसके भाव बन गए। मतलब पढ़ के दिल को जो सुकून मिलता है, रूह को सुकून मिलता है। महक मधुर मनमोहती, कितनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने भाव को प्रकट किया है। तो आज की जो हमारी पिछला हमने जो अभ्यास कार्य दिया था, उसकी पहली विजेता है कवित्री निभा राजीव निर्विधि। तो अब मैं हमारे बहुत बहुत दूसरे बधाई रश निभा जी। जी जी, हमारी ओर से शुभकामनाएं निभा जी। और अगले जो हमारे कवि हैं, जिनकी रचना बहुत अच्छी उन्होंने लिखी थी और बिल्कुल मात्राओं का प्रयोग करके, और हमने शब्द भी दिया था महक, उसका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया था। वो है कवि संजीव सिंह। उनकी जो रचना है वो है, कुछ लोग बोलते हैं भारत बहक रहा है। कुछ लोग बोलते हैं भारत बहक रहा है, एक आग है लगी नफरत में दहक रहा है। हर सांस में वतन, हर सांस में वतन, पहले रख वतन परस्ती, फिर देख किस तरह हिंदुस्तान महक रहा है। बहुत बहुत अच्छा। जी, और इसमें इन्होंने बहुत खूबसूरती से जो नुक्ते हैं उनका प्रयोग किया है। और शब्दों को अगर उन्होंने उर्दू के शब्द भी लिए हैं, तो जो काव्यात्मक सौंदर्य है उसे कहीं भी कम नहीं होने दिया है, ऐसा मुझे लगा इनकी रचना पढ़ के। नहीं नहीं, इनका काफी और अदीब का प्रयोग भी बहुत अच्छा है। दहक रहा है, महक रहा है, बहक रहा है। जी जी ये भी प्रयोग इनका बहुत सुंदर है। जी। तो और इनकी इनको बहुत, रचनाएं, संजीव सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई। जी। तो हमारे आज के दो जो चयनित रचनाकार हैं जिन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, वो है कवि संजीव सिंह और कवित्री निभा राजीव निर्वी जी। दोनों को हमारी टीम कलम के जादूगर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं जितने भी हमारे रचनाकार जुड़े हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप जरूर अभ्यास कार्य में भाग लीजिए। अगर आप बहुत कुछ जानते हैं कविता के बारे में, तब भी उसमें अपनी रचना लिखिए, क्योंकि जो नवोदित रचनाकार है वो आपकी रचना पढ़कर बहुत कुछ सीखते हैं। मेरे जैसे लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं, नए शब्द सीखते हैं, उनका प्रयोग सीखते हैं। तो मैं ये सभी से निवेदन करूंगी, जब भी हमारा अभ्यास कार्य हमारे ओपन माइक में दिया जाता है तो उसमें जरूर भाग लीजिए। और ये एक तरह से आपकी ओर से प्रयास होगा हमारे नवोदित रचनाकारों को मार्गदर्शन देने का, उनको सीखने में सहायता करने का। जी। तो सीमा जी, ये तो थी हमारी आज की अलंकारों पर परिचर्चा। आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि अलंकार क्या है और अलंकारों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। तो मुझे लगता है आज हमारे पास दर्शकों ने कुछ हमसे प्रश्न पूछे नहीं है, तो लग रहा है सबको समझ आ गए हैं अलंकार। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी, जो हमारे अलंकार हैं उनके जो भेद हैं, चाहे वो अनुप्रास के हैं, चाहे यमक के हैं, चाहे श्लेष के हैं, हम उनके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे, जब तक हमें ये समझ में आ जाए कि हमारे जो नवोदित रचनाकार हैं वो अलंकारों का बेसिक जो उनको ज्ञान है वो है। तो सीमा जी, अब थोड़ा सा अभ्यास कार्य की ओर चले। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए, इस बार क्या देने वाली है आप हमारे दर्शकों को। हाँ, तो इस बार दीजिए कि कम से कम 4 पंक्ति या 2 पंक्ति जो भी आप लिखवाना चाहें, अनुप्रास जी अलंकार पर का जी प्रयोग करते हुए लिखे। जी वर्ण की आवृत्ति करके। जी जी। तो मतलब आपने ये कहा कि हमारे दो पंक्तियां हमने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके लिखनी है, दो पंक्तियां यमक अलंकार का, और दो पंक्तियां हाँ, दो दो श्लेष पंक्ति आप अलंकार। दे दें। हाँ, हाँ तीनों के लिए दो दो पंक्ति लिखें। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों को कितना समझ में आया,
अगर कहीं कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आगे अगर वो अपनी समस्या रखेंगे तो हम लोग उसको उसका समाधान करने का प्रयास करें। बिल्कुल, बिल्कुल, रचनाएँ पढ़ के हमको बहुत कुछ समझ में आता है कि हम लोगों को कहाँ पर दोबारा उस बारे में बात करनी है या उसको किस तरह से और अधिक अच्छी तरह से हमने बताना है, तो अपनी रचनाएँ ज़रूर लिखिए। और एक और बार मैं आप लोगों से निवेदन करूँगी कि जो हमारी विराम चिह्न वाली कार्यशाला थी, उसको एक बार और ज़रूर देखिए, क्योंकि रचनाओं में विराम चिह्नों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप अलंकार का भी प्रयोग कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, चाहे रस का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके विराम चिन्ह का सही स्थान पे नहीं लगेंगे, तो आपकी रचना बिल्कुल भी प्रभावी नहीं बनेगी। क्योंकि सीमा जी, एक्चुअली ये बात लाने का मेरा यहाँ पर जो उद्देश्य ये था कि अभी भी हमने कई रचनाएं पढ़ी अपने पटल पे जिसमें विराम चिन्हों का उतनी अच्छी तरह से प्रयोग नहीं हुआ था। तो आप थोड़ा-सा इसको एक बार और बता दीजिए कि विराम चिह्न का प्रयोग क्या कैसे करें? क्योंकि लोगों ने बिना विराम चिह्न के ही रचनाएँ लिख दी है या कहीं पर भी विराम चिह्न प्रयोग कर दिया है। देखिए जो एक कॉमा होता है अल्प, हम लोग ने अभी बहुत अच्छा इस चीज को लिया था, अभी थोड़े दिन पहले ही चर्चा की थी, जी, पिछले वाले में, मुक्तक वाले में हम लोग ने बताया था कि विराम का अर्थ होता है ठहराव। जहां हम जी, अपनी बात को खत्म करते हैं वहां पे हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जी, तो इसका सीधा अर्थ होता है वाक्य खत्म हो गया। तो आप लोग जो पूर्ण विराम नहीं लगा रहे हैं, आपने अगर ऐसे ही छोड़ दिया और अगली अपनी लाइन पंक्ति शुरू कर दी, तो इसका मतलब जो पिछली वाली जो आपकी लाइन थी वो उसी में का वो अंश मान लिया जाएगा। उसको कोई जी, ये नहीं मानेगा कि वो आपका पूर्ण विराम था या वो जी, आपका मतलब बात खत्म हो गई। तो आपकी जी, जो रचना है उसका प्रभाव वहीं समाप्त हो जाता है। आपने एक जी, पंक्ति लिखी और अगली जब आपकी एक पंक्ति खत्म हो गई तो अब आप पूर्ण विराम दीजिए। आपने विराम नहीं दिया, आपने अगली पंक्ति लिख दी, तो आपकी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति चूंकि अलग अलग है, जब दोनों मिल रही हैं तो अर्थ का अनर्थ कर रही हैं, तो इसलिए जी, विराम आवश्यक है। फिर आता है जी, आपका अर्ध विराम, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेमी कोलन कहते हैं, जहां ऊपर डॉट नीचे कॉमा होता है। तो जब हम किसी वाक्य के बीच में हल्का सा विराम लेते हैं तो वहां वाक्य समाप्त नहीं करते, वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं जब जी, हल्का विराम लेते हैं। जी, तो कह सकते हैं जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम लेना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जी, और फिर आता है कॉमा, जो अर्ध विराम होता है जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जहां अर्ध विराम जो होता है, जब हम लोगों ने अभी अर्ध विराम पढ़ा, अर्ध विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से जब कम देर रुकना हो तब हम लोग ये अल्प विराम का प्रयोग का करते हैं, प्रयोग, जी, कॉमा। जी, तो अल्प विराम, अर्ध विराम और पूर्ण विराम। अर्ध जी, विराम का तो प्रयोग कविताओं में कम होता है, मुख्यतः अल्प विराम और पूर्ण विराम का अब होता है। जी, तो भैया कृपया सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो पूर्ण जी, विराम और अल्प विराम का अंतर स्पष्ट रूप से समझे, उनका सही प्रयोग करें। क्योंकि देखिए, जब हमको भाषा विज्ञान नहीं आएगा, हमको व्याकरण नहीं आएगी, तो मेरा जो पहला प्रभाव है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो खराब हो जाए। जी, अगर हम जी, साहित्यकार हैं, हम एक अच्छे रचनाकार बनना चाहते हैं, तो हमें व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। हम ये कह के नहीं बच सकते कि हम नई कविता लिख रहे हैं, हम पुरानी कविता लिख रहे हैं, हम पारंपरिक कविता लिख रहे हैं, पारंपरिक कविता लिख रहे हैं, या हम छंद में लिख रहे हैं, या हम दोहे में लिख रहे हैं। आप किसी में भी लिखें, कोई भी बात लिखें, हमारी बात कहीं शुरू होती है तो कहीं खत्म भी होती है। हमारी बात में कहीं अल्प विराम भी होता है, कहीं अर्ध विराम भी होता है। जी, चाहे बात नई हो, चाहे बात पुरानी हो। इसलिए इसका प्रयोग बहुत ध्यान से करें और इसके प्रयोग के लिए पहले इसका प्रयोग सीखें। और क्योंकि आपकी रचना का सौंदर्य वहीं समाप्त हो जाता है जहां आपका पूर्ण विराम और अल्प विराम गायब होता है या गलत जी, जगह लगा होता है। जी। इसलिए इस बात और पे ध्यान दें।
जी, बहुत अच्छी बात सीमा जी बताई। और प्रस्तुतिकरण में तो ये विराम चिन्हों का खास महत्व होता है, क्योंकि जब हम प्रस्तुतिकरण देते हैं, अभी मैं आपको यही सुनाती हूँ जो अपने निभा जी की है। उन्होंने महक मधुर मन मोहती, यहाँ पर विराम अल्प विराम दिया है। कली कुसुम कचनार, मतलब आप जब प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, नहीं तो अगर मैं इसके अल्प विराम विराम सारे हटा दूं तो मैं कैसे पढ़ूंगी। महक मधुर मनमोहती, कली कुसुम कचनार, व्याकुल बनिता वारती, पुलक पिया पर प्यार। मतलब जो अर्थ उसका का अनर्थ। जी, अर्थ अनर्थ हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण बिल्कुल भी बेकार हो जाएगा। इसीलिए अगर आप एक अच्छे कलमकार बनना चाहते हैं, अच्छी अपनी कविता की प्रस्तुति करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे बेसिक नियम है उनके बारे में जरूर ध्यान रखिए। और अलंकारों का प्रयोग आप बहुत सोच समझ कर करिए, और उतनी ही समझदारी से विराम चिन्हों का भी प्रयोग करिए। तो सीमा जी, आज की जो कार्यशाला है बहुत लाभप्रद रही। आपने शब्दालंकार पर, अलंकारों पर और शब्दालंकार पर विशेष रूप से बहुत बारीकी से बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को ये कार्यशाला बहुत पसंद आई होगी। तो अब आप बताइए, अगला हम अलंकारों पर ही आगे चलेंगे अगली कार्यशाला में। जैसा हर जी अलंकारों का हम लोग आगे ना अ, अर्थ अलंकार के कुछ अलंकार ले लेंगे, हम उन जी पे जी, जो चर्चा बहुत करेंगे। जरूरी है कविता में, कविता में हम्म। जो बहुत जरूरी होते हैं। तो सीमा जी, मैं अपनी टीम की ओर से आपका, अपने दर्शकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतनी सुंदर जानकारी दी और हमारे दर्शक उससे लाभान्वित हुए और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो आपसे विदा लेती हूँ, अगली कार्यशाला में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार सीमा संध्या। जी, शुभ संध्या। नमस्कार। जी, तो दोस्तों, ये थी कवित्री सीमा वनिका जी, जिन्होंने अलंकारों पर, शब्दालंकार के जो भेद हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी बहुत ही सुंदरता से आप लोगों को दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यशाला बहुत पसंद आ रही होगी। आप जरूर हमारे अभ्यास कार्य में, हमारी कार्यशाला में भाग लीजिए। और ये आपको YouTube में भी मिलेगा, जिससे आप अगर किसी और को भी शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं हमारी ये कार्यशाला। और अपने सुझाव जरूर हमको दीजिए, ताकि हम अपनी कार्यशाला को बेहतर बना सके, उससे से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। तो अब मैं विदा लेती हूँ, फिर अगली कार्यशाला में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।